क्लास 7th। आज हम इतिहास का आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। आज हम इतिहास का थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे कि जो दिल्ली है उस पर किन किन सुल्तानों ने अपना शासन किया, क्योंकि दिल्ली एक मेन केंद्र था जिन पर बहुत सारे शासकों ने वो किया था, जिसमें राजपूत भी हुए हैं, तोमर भी हुए हैं, चौहान भी हुए हैं और खिलजी वंश भी हुए हैं, तुगलक वंश भी हुए हैं, जिन्होंने पहले दिल्ली में ही अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, उस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि भी किस तरह से जो तोमर राजे थे उन्होंने किस तरह से राजपूतों ने अपनी राजधानी बनाया, किस तरह 12वीं सदी में तोमरों के बाद चौहान हुए। ठीक है, चौहान जैसे पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और उसके बाद दिल्ली के और भी कई वो हुए हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। तो जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं राजपूत वंश में। राजपूत वंश में सबसे पहले हुए थे तोमर, जिन्होंने 1165 से 1165 तक राज्य किया था। ठीक है, उसमें सबसे पहले आए थे तोमर, अंगलपाल और फिर उससे 1165 के बाद आए थे 1165 से 11वें से 92 तक 1192 तक पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में आप जानते हैं, बहुत वीर शासक हुए थे, उन्होंने शासन किया था। फिर उसके बाद आए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से कुतुबुद्दीन तुर्की शासकों ने किया था, 1206 से 1290 तक शासन किया था। तो जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने शासन किया। फिर इनके बाद तुर्की शासक के बाद आए थे खिलजी वंश, जिन्होंने 1290 से और 1320 तक का शासन किया था। तो उसमें जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया था। उसके बाद दिल्ली पर तुगलक वंश आए, जिन्होंने 1320 से 1414 तक शासन किया, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक, ये सभी लोग थे। सैयद वंश में आते हैं आपके, उसके बाद सैयद वंश में खिज खान आए थे, जिन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया। फिर लोधी वंश आया, जिन्होंने 1491 से 1520 तक शासन किया। इस तरह मैंने बताया कि दिल्ली पर किस किस शासकों ने शासन किया। अब पढ़ते हैं कि दिल्ली के शासन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अभिलेख हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इतिहासकार कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। भाई, जो राजाओं के टाइम पर जो सिक्के होते थे, जो अभिलेख बने होते थे, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा है राजा अशोक के बारे में, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो बौद्ध धर्म था वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म के जितने भी वो थे नीतियां थी, ठीक है, उन्होंने क्या करे थे, उनके अभिलेख बनवाए थे, यानी कि उनको उस पर लिखवा दिया था पत्थरों पर, शिलालेखों पर। तो इसी तरह जो इतिहासकार होता है वो किन चीजों से पता करता है कि उस समय कैसा समय रहा होगा, कैसे राजा रहे, वो सब हमें पहले जो सिक्के और भवन निर्माण में जो वो लगे रहते, पत्थर लगे रहते, उनसे पता चलता है। ठीक है, जैसे तारीख से सुल्तानों के उस तारीख से अब मैंने आपको बताया कि इस तारीख से इस तारीख तक उन राजाओं ने पता करा, उन शासकों ने शासन किया। तो ये किससे पता चलता है, ये सारा हमें उनसे पता चलता है जो हमें उस समय के सिक्के मिलते हैं और अभिलेख मिलते हैं। इतिहासकार जो अभिलेख लिखते थे उनके बारे में पता चलता है, उन चीजों से पता चलता है कि भाई उस समय राजा कैसे थे। जो तो पहले जो लेखक होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे, वो सुशिक्षित होते थे, यानी कि पढ़े लिखे होते थे और उन घटनाओं का वो वर्णन करते थे। जैसे राजा युद्ध कर रहा है तो उसके युद्ध के बारे में लिखते थे, उसके घर पुत्र ने जन्म लिया है तो पुत्र के बारे में लिखते थे, उसने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की उसके बारे में लिखते थे, अब उसका राज्य काल कैसा चल रहा होता था उसके बारे में लिखते थे। तो ये सारे जो लेखक और कवि जो होते थे वो उनके बारे में जानकारी उनके अभिलेखों से पता चलती थी। जैसे कि सन 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी रजिया थी, उसके बारे में जो इतिहासकार हुआ है मिनाज-ए-सिराज ने ये स्वीकार किया था, वो दिल्ली की सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो शासन बनी, परंतु लोगों ने उसके शासन को स्वीकार नहीं किया। जबकि वो ये इतिहासकार ये भी मानते हैं मिनाज-ए-सिराज कि वो अपने भाइयों में, सभी भाइयों में सबसे योग्य थी जो रजिया सुल्तान थी। फिर भी जो वहाँ की प्रजा जो थी उन्होंने उसको रजिया को अपनी शासिका नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो इस बात को मानते थे इतिहासकार कि भाई
जो स्त्री है वो शासन नहीं चला सकती। स्त्री होने के कारण उसको अपनी गद्दी से, उसके सिंहासन से हटा दिया गया था। रजिया के बारे में जो मिनाज सिराज ने अपने विचार लिखे थे, इतिहासकार ने जो विचार लिखे थे, उसने ये माना था कि ईश्वर ने जो ईश्वर आदर्श समाज व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये कौन मानता था? ये मानता था जिन्होंने उसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में लिखा, मिनाज सिराज ने, कि भाई स्त्री जो है उसको पुरुषों के अधीन होना चाहिए, गुलाम होना चाहिए। खुदा की रचना के खाते में उसका गौरव जो कि मर्दों की सूची में नहीं आता। उसके बाद रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के बागल क्षेत्र में किसी समय कादगे वंश का राज्य हुआ था। उनकी जो वंश की जो बेटी थी उसमें थी रुद्रमा। उन्होंने अपने सिक्के लगवाए, उन्होंने अपने आप को एक पुरुषों जैसा लिखवाया था, क्योंकि वो पुरुष के समान बनकर रहती थी, क्योंकि वो उनके अधीन नहीं रहना चाहती थी। उसी प्रकार जैसे कश्मीर की एक रानी हुई है गिद्दा, जिसको दीदी कहा जाता था, उसने भी वो भी अपने कार्यों के लिए उसमें सारी प्रजा में बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो इस तरह से देखा जाए जो बहुत सारी शासिकाएं हुई हैं, यानी कि रानियां हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा, योग्य होने के बाद बहुत अच्छा शासन चलाया, परंतु फिर भी कई इतिहासकारों ने उन्हें एक शासिका के रूप में नहीं किया, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो स्त्री है उसे पुरुषों के नीचे कार्य करना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम दिल्ली शासन का, सल्तनत का विस्तार। गैरीशन शहर। गैरीशन शहर क्या होता है, पहले उसके बारे में जानिए कि गैरीशन शहर किसे कहते हैं। गैरीशन शहर कहते हैं किलेबंद बशार, जहाँ पर जिन क्षेत्रों में सैनिक रहते हैं उन क्षेत्रों को कहा जाता था गैरीशन। क्या कहा जाता था? गैरीशन। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों का शासक जो था गैरीशन के निवास के बने हुए मजबूत किलेबंदी शहरों से शायद ही फैलाव हो गया था। शहरों से बहुत सारे भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण था। ठीक है, वहां से वो क्या करते थे, गैरीशन क्षेत्र में बनी हुई सामग्री, खाने की सामग्री, व्यापार करने के लिए लूटमार का सामान जो है इकट्ठा करते थे। दिल्ली से बंगाल और सिंध के गैरीशन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कैसा था, कठिन था। ठीक है, और क्या होता था कि भाई जब मौसम खराब हो जाता था तो जो ऐसा क्षेत्र आ जाता कि अफगानिस्तान से हमलाकारों और सूबेदारों से जो चुनौती मिलती थी वो कमजोरी महसूस हो जाते। भाई बारिश हो जाएगी तो अब जो सैनिक हैं वो किस तरह से युद्ध करेंगे, नहीं कर सकते ना वो सामान को ले जा सकते थे। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, जैसे गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, उसका अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासनकाल में हुआ, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी इस तरह से हुआ। सल्तनत की जो भीतरी सीमाएं जो अभियान चले, उनके गैरीशन शहरों की पृष्ठभूमि जो थी वो मजबूत करती थी। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जैसे जंगलों को कर दिया गया, शिकारी संग्रह को चरों को खदेड़ कर दिया, जमीनों को किसानों को दे दी गई, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। इस तरह से बहुत सारे कार्य किए जिससे भाई उसको सैनिकों को बढ़ावा मिले। दूसरा विस्तार सल्तनत की भीतरी सीमा पर होता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, उसके शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इन अभियानों से सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआती अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष तक मोहम्मद तुगलक के राज्य के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया और शहरों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद मुकदमे चलते रहे। किसानों ने क्या करा, भाई कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र में उनका नियंत्रण किस सीमा तक होता था, इसलिए बाहरी और भीतरी सीमा पर सैनिक रहते, जिसको गैरीशन कहा जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे भाई हम मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे कि भाई मस्जिद क्या होती है। मस्जिद होती है, ये एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जहाँ पर मुसलमान जो है अल्लाह की आराधना करते हैं। जैसे कि भाई हिंदू है, ठीक है, हिंदू अपने भगवान की पूजा करने के लिए कहाँ जाता है, मंदिर में जाता है। उसी प्रकार जो मस्जिद था उसका मतलब होता है कि जहाँ पर जो मुसलमान है घुटने टेक कर और माथा टेक कर जब अपने अल्लाह को याद करता है तो उसको कहा जाता था, मस्जिद कहा जाता था। यहाँ पर क्या आते हैं, सभी जो मुसलमान होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज की जो रस्म है उसको निभाते हैं। ठीक है, इमाम के बारे में पढ़ते हैं। शुक्रवार की जो नमाज होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नमाज के दौरान क्या होता है, जो मुसलमान होते हैं वो मक्का की तरफ, जहाँ इनका मक्का मदीना तीर्थ स्थान है, उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, यानी कि पश्चिम की ओर, मक्का की ओर। किस तरह के
जो मक्का की तरफ दिशा करके जब मुसलमान जो होता है नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं किबला। क्या कहते हैं? किबला। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका भी, किबला किसे कहते हैं? किबला कहते हैं कि जब मुसलमान मक्का की तरफ मुख करके बैठ जाता है और अपनी नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं किबला। उसके बाद आता है फिर दिल्ली के सुल्तान ने बहुत सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे अनेक मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने पर दावे का बल दिया। आचार संहिता और आदत का पालन करने पर श्रद्धालुओं के प्रसंग समूह बना। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे कार्य हुए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में करेंगे। और दूसरी बात, आपकी यूनिट टेस्ट किसी भी डेट को हो सकते हैं, आपके पास डेट आ गई है तो याद रखना आप SST की जो आपकी बुक हैं उनके जितने मैं लेसन कराती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, उन्हीं में से आएंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको बड़े क्वेश्चंस भी याद करने हैं क्योंकि उन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलेंगे। ठीक है, ऐसे हिंदी में करना है और ऐसे ही आपको SST में करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।